विद्यार्थियों, साथियों, केके की हिंदी चैनल पर मैं कालूलाल कुलमे आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा के लिए, एमए की परीक्षा के लिए और बीए की परीक्षा के लिए हिंदी का जो सिलेबस है, उसमें बहुत सारी किताबें हमने किताबों पर और जो कविताएँ हैं, कहानियाँ हैं, उन पर हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। निबंध समझना चाहते हैं आप, उपन्यास समझना चाहते हैं, कहानी समझना चाहते हैं, उसकी व्याख्या, उसकी परंपरा, नाटक, तो ज़रूर आप मेरे चैनल पर आकर के वीडियो देखिएगा और वीडियो हमेशा पूरा देखिए और निरंतर प्रयास करते रहिए। सिर्फ एक बार, दो बार देखने सुनने से कोई भी चीज़ हम नहीं सीख सकते हैं। कम से कम किसी भी चीज़ को सीखने या उसमें मास्टर बनने के लिए 2-3 साल का समय तो देना ही पड़ता है लगातार आपको। तो अगर आपको उसमें रुचि है, आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप निरंतरता के साथ उसमें बने रहिए और वीडियो बार-बार देखिए, किताब पढ़िए, पुस्तक पढ़िए, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप प्लीज़ उसका इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को जो कुछ अचीव करना है उसके लिए लगे रहिए। यूजीसी नेट की इकाई नंबर जो 5 है, उसमें कविताएँ मतलब काव्य ही है पूरा, है ना? यूनिट नंबर 5 में पूरी कविताएँ हैं। ये मैं दिखा देता हूँ आपको यूनिट पूरी, मेरे पास पूरा सिलेबस है ये। तो इसमें जो सबसे अंतिम में है धूमिल की कविता है, जिनका नाम सुदामा पांडे है। हम उनकी मोचीराम अकाल दर्शन कविता पर मैंने लंबे वीडियो बनाए हैं और अपलोड करके रखे हुए हैं और धूमिल के बारे में भी उसमें डिटेल में बताया है मैंने। आपको अगर जानना है तो प्लीज़ वो वीडियो आप जा कर के देख सकते हैं और वीडियो पूरा देखिए हमेशा, इत्मीनान से देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बार-बार देख सकते हैं आप। क्योंकि किसी चीज़ को बार-बार सुनने से आप सुनते रहेंगे ना बार-बार, जब तक आपकी मेमोरी में नहीं जाएगा तब तक सुनते रहिए आप। या फिर उसको पढ़ते रहिए, जैसा भी आपके लिए ठीक लगे आप, लेकिन उस प्रक्रिया को आज़मा आज़मा के देखिए आप। बोल के भी पढ़ सकते हैं आप, सुनेंगे बार-बार, मैंने कहा ना, अगर कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो आप बस वीडियो चालू करके भी आप सुनते रह सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं आप, है ना? कई बार लेटे-लेटे भी सुन सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, उसको बार-बार रियाज़ जिसको बोलते हैं ना संगीत की भाषा में रियाज़। संगीतकार लोग बोलते हैं कि हम हारमोनियम बजाने का रियाज़ करते हैं, तबला बजाने का रियाज़ करते हैं, सुबह 4 बजे उठ के रियाज़ करते हैं। तो रियाज़ बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अभ्यास और निरंतरता से हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम उसके लिए अपने आप को कितना तैयार कर रहे हैं, हमारी तैयारी क्या है? धूमिल सुदामा पांडे जिनका नाम है, उनकी जो कविता है कविता का नाम ही है नक्सलबाड़ी। 1967 में बंगाल का एक छोटा सा गांव है नक्सलबाड़ी, वहीं से ये मूवमेंट शुरू हुआ था और कानू सान्याल और भी कई कम्युनिस्ट लोग थे जिन्होंने वामपंथी माओवादी जिनको आप बोलते हैं नक्सली बोलते हैं, और ये नक्सल जो नाम है उसी गांव के नाम पर पड़ा है। तो वहाँ के तमाम किसानों और मजदूरों ने और आदिवासियों ने मिलकर के सामंती व्यवस्था के खिलाफ, जमींदारी प्रथा के खिलाफ विद्रोह किया था और सशस्त्र हथियार लेकर के ये पूरा मूवमेंट चला था। इसलिए इसको नक्सलवाड़ी या सशस्त्र हथियार वाला मूवमेंट भी कहा जाता है। और आप देखते हैं कि पूरे फिर बाद में इधर आंध्रा और पूरा छत्तीसगढ़ तक फैल गया और आजकल सिर्फ छत्तीसगढ़ में सिमट कर रह गया और सरकार बहुत जल्दी इसको खत्म करने जा रही है, क्योंकि हिंसक आंदोलन किसी भी तरह से समाज में परिवर्तन को उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। गांधी आपको मालूम ही है उस समय 47 से पहले या आज़ादी के मूवमेंट में ही अहिंसा और सत्य की बात करते रहे बार बार। और हिंसा का मूवमेंट आप देखिए, चाहे सोवियत रूस की क्रांति हुई, लेकिन उसके बाद 90 साल के बाद खुद रूस टूट गया और वामपंथ की क्या स्थिति हुई, क्योंकि हिंसा अंततः जो हिंसा करके सिस्टम में आएगा वो भी तो हिंसक बन जाएगा बाद में ना। एक थ्योरी है, तो हिंसा और अहिंसा का जो पूरा तर्क है, शास्त्र है, उस पर हम न जाकर के हम कविता की जो मेन बात है उस पर जा रहे हैं। और मैंने कहा ना कि 1967 में 67 में मूवमेंट चालू हुआ था वहीं से, और बाद में देखते देखते कहाँ से कहाँ फैल गया है पूरा। और इसमें तमाम युवा लोग शामिल हुए। बाद में सरकारों ने उनकी किस प्रकार से उनको सरेआम गोली मार दिया और कत्ल कर दिया, और किस प्रकार से तमाम हत्याएं हुई थी उसी कारण से, क्योंकि दोनों तरफ वायलेंस था ना। इधर स्टेट भी तो स्टेट का वायलेंस था, इधर उधर वो लोग भी वायलेंस कर रहे थे, उनके पास भी हथियार थे। तो जब दोनों के पास हथियार होंगे तो जो ज्यादा ताकतवर होगा वही जीतेगा ना। तो स्टेट ज्यादा ताकतवर था तो वो जीत गया या जीत रहा है ना। तो ये पूरा अलग डिस्कोर्स है, हम उस तरफ नहीं जाकर के हम सिर्फ कविता के माध्यम से, क्योंकि कविता इसलिए महत्वपूर्ण है कि कविता कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि उस इक्वलिटी की बात करती है, इसलिए उसका रास्ता
जो हिंसा का रास्ता है उससे हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं, क्योंकि हिंसा में आप लोगों को धकेल करके न जाने कितने लोगों ने क्या क्या हुआ उनके साथ, उनकी जिंदगियां कैसे तबाह हुई, ये एक अलग विषय है। और तमाम लोगों ने लिखा, बांग्ला साहित्य में बहुत लिखा है इसके ऊपर, लेकिन हिंसा इसका कोई समाधान नहीं। और महाश्वेता देवी जो बंगाल की बहुत महत्वपूर्ण प्रोमिनेंट राइटर थी, उन्होंने उनका जो उपन्यास है 1084 की माँ, इसी मूवमेंट के ऊपर, एक 1084 नंबर का जो लड़का था या जो नक्सली था, उसे किस प्रकार से मारा गया, और मतलब लोग किस प्रकार से संख्या में बदल चुके थे उनके, फिर नाम गायब हो जाते हैं उनके। तो उस उपन्यास को देखेंगे ना, 1084 की माँ, माँ श्वेता देवी, 2025 उनका शताब्दी वर्ष भी है। बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर थी और बहुत काम किया उन्होंने आदिवासी समाज के बीच जाकर के। तो उस संदर्भ में भी समझ सकते हैं। और हिंसा किसी भी रूप में किसी भी तरह से उसको मान्य नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, कविता है नक्सलबाड़ी, सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है। सहमति मतलब उस सिस्टम के साथ में जो आपका शोषण कर रहा है, एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, उसके साथ आप सहमत कैसे हो सकते हैं। और धूमिल की जो तमाम कविताएं, उसमें प्रतिरोध हमेशा नजर आता है। वो कहीं की लड़ने की बात करते हैं, कहीं की अपने अधिकारों को अर्जित करने की बात करते हैं। उनका तरीका, मैंने कहा ना, तरीके से आपकी असहमति हो सकती है, लेकिन जहां सामने वाला आपके साथ इस प्रकार से शोषण कर रहा है, आपको हर तरह से जमींदोज कर रहा है, आपके सोशल, पॉलिटिकल, पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उस स्थिति में फिर आप उसका सामना कैसे करेंगे, है ना। तो वो सारी चीजें हैं, और कविता कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को भी हमारे सामने दर्ज करती हुई नजर आती है। इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। जो बालिग लोग, जो नौजवान बच्चे, उनको आप हर चीज से सहमत मत करो, आपकी हाँ में हाँ मत मिलवाओ। वो सवाल करेंगे, बातचीत करेंगे, तभी अपने अधिकारों को अर्जित कर पाएंगे और कुछ आगे का रास्ता बना पाएंगे। अगर आपने उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी हाँ में हाँ मिलाने के लिए ही तैयार कर दिया, तो धूमिल क्या कहते हैं कि उस पीढ़ी को आप उस तरह की एक फॉर्मेट ट्रेडिशन में, उस फॉर्मेट नैरेटिव में उसको मत डालो, उसको कुछ अपनी सोच, अपने विचार के साथ उसको आगे बढ़ने दो। हम होता है ना कि बस हम एक जो हम कुछ सोचते हैं, हम अपनी आने वाली जनरेशन को उसके ऊपर थोपते चले जाते हैं। जंगल से जिरह करने के बाद उसके साथियों ने उसे समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है ना। जंगल में जिरह किया और कहा कि मतलब अगर आपको भूख लग रही तो आप क्या करते, आप सो जाओ बस, आपको उस भूख के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मगर इस बात से वह सहमत नहीं था। विरोध के लिए सही शब्द टटोलते हुए उसने पाया कि वह अपनी जुबान सौवाइन की जांग पर भूल आया है ना। कह रहा है कि जो जिसके पास सब कुछ था, समृद्ध था, वो इस बात से सहमत नहीं था। और उसने कहा कि जो सौवाइन, यानी कि जो एक स्त्री जिसके साथ वो संभोग करके आया या उससे प्रेम करता रहा है, तो वो कह रहा है कि वो शायद वो सब कुछ उसके पास वहां भूल के आ गया है, शब्द है ना। जुबान जो उसकी आवाज थी वो सौवाइन के पास चली गई। सौवाइन स्त्री है एक, उसकी जांग पर रख के आया, थाई पर रख के आ गया है वो। फिर भी हकलाते हुए उसने कहा, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है ना। मतलब कविता में अगर प्रजातंत्र लेके आना है, तो उस प्रजातंत्र का वास्तविक जीवन में होना, उसका प्रभाव होना कितना जरूरी है, ये भी बता रहा है कवि। सहसा तुम कहोगे और फिर एक दिन पेट के इशारे पर प्रजातंत्र से बाहर आकर वाजिब गुस्से के साथ अपने चेहरे से कूदोगे और अपने ही गुस्से पर गिर पड़ोगे। वो क्या कह रहा है कि तुम एक दिन ये सारी बातें कहोगे मुझसे, फिर प्रजातंत्र की बात भी करोगे, अधिकारों की बात भी करोगे, और खुद अपने आप को इठलाते हुए, गुस्सा करते हुए, लगता है कि तुम अपने ही उस वाजिब गुस्से के चेहरे में कूद करके अपने आप के उस व्यू चक्र में ही फंस कर रह जाओगे, और तुम उसके अपने आत्म संघर्ष और अपने जीवन संघर्ष की उस ताल के अंदर अपने आप को लपेटते हुए जैसे वहां से कभी अपने आप को तुम बाहर ही नहीं कर पाओगे, और खुद उसी में तुम गिर पड़ोगे, और तुम्हारे पास उसका कोई समाधान भी नहीं होगा। क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार इस खाली पेट के सिवा तुम्हारे पास वह कौन सी सुरक्षित जगह है जहां खड़े होकर तुम अपने दाहिने हाथ की
साजिश के खिलाफ लड़ोगे। क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास यही क्या, बस खाली पेट ही है, भूख ही है, जो तुम्हारा अपना ही हाथ, जो तुम्हारा अपना ही सब कुछ तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है, उन सारी चीजों के खिलाफ तुम कैसे लड़ोगे, या उन सारी चीजों का सामना तुम कैसे करोगे? तुम्हारे पास कोई ताकत है, तुम्हारे पास कोई आइडिया है, तुम्हारे पास कोई सोच है, तुम्हारे पास कोई विचार है? जरा तुम सोच करके, जरा तुम विचार करके बताओ मुझे। अगर तुम इस चीज को समझ सकते हो, समझ पाओगे, तो शायद बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें समझ जाओगे। और अगर तुम इन सारी चीजों को नहीं समझ पा रहे हो या नहीं समझते हो, तो फिर मेरे पास भी उन सारी चीजों का कहीं कोई समाधान, कोई उत्तर मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। ये खुला हुआ सच है कि आदमी दाएं हाथ की नैतिकता से इस कदर मजबूत होता है। देखिए, हम हाथ जैसे हम साफ करते हैं ना पीछे अपना, तो कह रहा है कि जो नैतिकता के जो तमाम मानदंड है कि ये हमारा नैतिक हाथ और ये हमारा नहीं है ना? तो ये जो सारी चीजें, उन उन सारी चीजों पर किस प्रकार से कवि कमेंट कर रहा है, देखिए। यह एक खुला हुआ सच है कि आदमी दाएं हाथ की नैतिकता से इस कदर मजबूर होता है कि तमाम उम्र गुजर जाती है मगर गांड सिर्फ बायां हाथ धोता है ना? कह रहा है कि सिर्फ एक ही हाथ धोता है। क्यों? क्योंकि वो नैतिकता के सहारे मजबूर है, वो दूसरे हाथ का यूज नहीं कर सकता है ना वो। क्यों? क्योंकि नैतिकता आड़े आ रही है। तो वैसे ही आपके जीवन में अभाव है, सारा संघर्ष है, लेकिन आप उसके खिलाफ लड़ना, उसके खिलाफ आवाज उठाना मुमकिन नहीं समझते, क्योंकि आप कहते हैं कि ये अनैतिक है ना? तो कह रहे हैं कि जो चला आ रहा जो नैरेटिव है, चाहे नैतिकता के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे परंपरा के नाम पर हो, उसको किस तरह से ब्रेक किया जाए। अगर वो आपके विकास को अवरुद्ध कर रहा है, अगर आपकी रोजमर्रा की और आपकी जो न्यूनतम जो जरूरतें हैं, आवश्यकता है, या आपके जो न्यूनतम जो अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार, अगर उनको वो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो आपको प्रतिरोध और प्रतिवाद करने की आवश्यकता क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए उन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया है कि जो उदाहरण बहुत सामान्य है। जैसे हम आमतौर पर आपस में बातचीत करते हैं, तब किस प्रकार से कहते हैं कि वाह, इतना क्यों ऐसा बन रहा है, ऐसा कुछ करने की जरूरत क्या है? और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं। इश्तिहार यानी विज्ञापन, जिनमें कल आदमी अकाल था वक्त के फालतू हिस्से में, छोड़ी गई फालतू कहानियां देश प्रेम के हिज्जे भूल चुकी है। यानी कहा ना कि सब कुछ कल तक वो विज्ञापन थे, आदमी अकाल में था, अभाव में था, है ना? उसके लिए कुछ कहानियां छोड़ी गई, है ना? उसका देश प्रेम था और वह सड़क समझौता बन गई। यानी कि हर कोई झुक चुका है, समझौते में आ चुका है, हर किसी ने गिव अप कर दिया है, कोई लड़ना नहीं चाहता है। तरह से धूमिल क्या कहते हैं कि हर किसी ने गिव अप कर दिया है, हर किसी ने कंप्रोमाइज कर लिया है, सुख सुविधाओं के लिए, आराम के लिए। जिस पर खड़े होकर कल तुमने संसद को बाहर आने के लिए आवाज दी थी, नहीं अब वहां कोई नहीं है ना? बोला कि जहां तुम बाहर खड़े थे और संसद से लोगों को बाहर आने की आवाज दी थी तुम्हें, अब वहां कोई नहीं है, तुम सिर्फ अकेले खड़े हो, बस ये मान के चलो तुम। मतलब कि इबारत से होकर सबके सब व्यवस्था के पक्ष में चले गए हैं। यानी कि उस इबारत से होकर सिस्टम के पक्ष में चले जाना, मतलब जो पावरफुल लोग हैं उनके साथ कंप्रोमाइज करके किस प्रकार से कुछ चंद छोटी मोटी सुविधाएं लेकर के उस आम जन को, जो कि अभावों का जीवन जीने के लिए अभिशप्त है, उसकी मुक्ति के लिए कुछ भी नहीं करना। लेखपाल की भाषा के लंबे सुनसान में जहां पालों और बंजर का फर्क मिट चुका है, चंद खेत हथकड़ी पहने खड़े हैं। और क्या कह रहा है कि जो लेखपाल होता है, जो जमीन का सारा कारोबार रखता है ना, तो उसके लंबे भाषण देने के बाद किस प्रकार से पालों और बंजर का वो बताता है कि ये जमीन क्या काम की, छोड़ो, बंजर जमीन में क्या रखा हुआ है, तुम क्यों इसके लिए लड़ रहे हो, यहाँ पे तो कुछ पैदा भी नहीं हो रहा है। और कुछ चंद खेत तुमको उसने दे दिया और बाकी सारी जमीन वापस अपने नाम पे कर ली या सरकार ने अपने नाम पर कर ली। ठीक है ना? तो कह रहा है कि किस प्रकार से तुम्हें पूरा सिस्टम ठग रहा है, लेकिन तुम अकेले क्या कर सकते हो, क्योंकि सभी ने
अपने अपने हिसाब से समय और परिस्थिति को देख करके कंप्रोमाइज कर लिया है, समझौता कर लिया है, तो बाकी लोगों के लिए जैसे कुछ भी नहीं है। और विपक्ष में सिर्फ कविता है। बोल रहा है कि हर कोई उस सत्ता के पक्ष में चला गया, सिर्फ कविता जो है ना, काव्य है, वो विपक्ष में है, वो जनता के पक्ष में, वो आम आदमी के लिए अभी भी लड़ना चाहती है। सिर्फ हज्जाम की खुली हुई किस्मत में उस्तरा चमक रहा है। उस्तरा जो हज्जाम होता है, जो बाल बनाता है, बोला उसी के पास सब कुछ चमक रहा है, ऐसा लग रहा है वो लड़ना चाहता है। कविता उसी तरह खड़ी है। और काव्य का तो काम है, कविता सत्ता की गुलामी कैसे कर सकती है? एक पत्रकार का काम ही है सवाल पूछना है। अगर वो सवाल गोदी मीडिया बन करके, अगर वो चमचागिरी करने लग गया है, अपने अपनी जेबें भरने में लग कर सिर्फ सत्ता की दलाली कर रहा है, तो फिर उसका पत्रकार होने का कोई मतलब नहीं है। फिर वो लोकतंत्र को और अपने कर्म को और भी धूमिल कर रहा है, और भी नीचा गिरा रहा है। तो इसीलिए कवि कह रहा है कि सिर्फ हज्जाम जो कर रहा है उसके पास उस्तरा है, बाकी सब तो चले गए हैं अपने अपने दड़बों में, अपनी अपनी जेबें भरने के लिए। पूंजी चाहिए, धन चाहिए भाई, सब कुछ पैसे का खेल है, पावर का खेल है। सिर्फ भंगी का एक झाड़ू हिल रहा है नागरिकता का एक हलाल करती हुई गंदगी के खिलाफ, है ना। जो हरिजन, जो जिसको हम दलित कहते हैं आजकल, वो किस प्रकार से प्रतिरोध को, सफाई की उस प्रतिरोध में लगा हुआ है ना। और वो जैसे किसी अपने हक को हलाल, यानी अपने हक के लिए लड़ रहा है। और उस गंदगी यानी उस भ्रष्टाचार, बेईमानी, अनैतिकता, जो कुछ हो रहा है, उन सारी चीजों के खिलाफ जैसे वो सवाल कर रहा है और खड़ा है। और तुम हो विपक्ष में बेकारी और नींद से परेशान। और कौन है तुम? हो जो विपक्ष में हो, तुम्हारे पास नींद भी नहीं और बेकारी है, क्योंकि तुम्हारे पास न कोई अच्छा रोजगार है, न कोई अच्छी नौकरी है, और बेकार भी हो। और परेशान तो रहेगी ही, जिसके पास सुख सुविधाएं नहीं होगी, अच्छी नौकरी नहीं होगी, अच्छा कारोबार नहीं होगा, अच्छा घर, संसाधन, पत्नी, परिवार, साथ चलने वाले लोग, साथ देने वाले लोग, तो फिर आपको तो तमाम तरह की परेशानियों से गुजरना ही होगा। इसलिए इंसान को खुद तय करना होता है कि उसे किस तरह का रास्ता चुनना होता है। अगर आपको सुख सुविधाओं का रास्ता चुनना होता है, तो फिर आप दुनिया को गाली मत दीजिए कि इतना सारा क्यों है। अगर आप संघर्ष का रास्ता चुन रहे हैं, तो उस संघर्ष में आने वाली तमाम चुनौतियों को भी आपको स्वीकार करना होगा, क्योंकि हम जिस तरह का रास्ता चुनेंगे जीवन में, उस तरह की चुनौतियां हमारे सामने आएगी। अगर हमने हमेशा कंप्रोमाइज किया, तो फिर हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। और एक जंगल है मतदान के बाद खून में अंधेरा पछिड़ता हुआ। मतदान के बाद उसमें तमाम तरह की बूथ कैप्चरिंग होती थी और तमाम तरह की चीजें होती थी। उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं वो। जंगल मुखबिर, यानी कि मुखबिरी करने वाला, मतलब बात को इधर उधर करने वाला है। चमकता हुआ भाईचारा किसी भी रोज तुम्हारे चेहरे की हरियाली को बेमुरवत चाट सकता है। अब क्या बोल रहा था कि जंगल, क्योंकि सारा कुछ काम तो जंगल में ही हो रहा है ना भाई, यानी अनजान सुनसान जगह पे सारे 2 नंबर के काम होते हैं, बातें इधर उधर होती है ना। तो इसलिए वो कह रहा है कि जंगल ही तुम्हारी मुखबिरी कर रहा है, और उसकी आंखों में चमकता हुआ भाईचारा, और जो तुम्हारे साथ भाईचारा करने की बात कर रहा है, क्योंकि उसे तुम्हारी जरूरत है। वो अपना काला कारोबार चलाना चाहता है, वो भ्रष्टाचार और सारी चीजें करता रहना चाहता है। इसलिए वो तुम्हें कुछ रेवड़ी बांट करके तुम्हें संतुष्ट करना चाहता है, क्योंकि तुम सवाल पूछ रहे हो। सीधी सी बात है। अगर तुम भी उसके साथ चले जाओगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वो कह रहा है कि तुम्हारे साथ वो चमकता हुआ भाईचारा दिखा रहा है, एक अलग स्लाइड के साथ आ रहा है, चमक के साथ आ रहा है वो। किसी भी रोज तुम्हारे चेहरे की हरियाली को बेमुरवत चाट सकता है। लेकिन जो तुम्हारे चेहरे पे जो हरियाली ला रहा है, क्योंकि तुम्हारा चेहरा तो झुर्रियों से भरा हुआ, दुखी है, परेशान हो तुम, तो तुम्हें खुश कर रहा है, तो कुछ समय के लिए दे रहा है वो, क्योंकि तुम उसके उस कारोबार को चलाने में मददगार साबित हो रहे हो। जिस दिन तुम उसके खिलाफ चलेगी, ऐसा कुछ हो गया, उस दिन वो तुम्हें, तुम्हारे चेहरे की हरियाली क्या, तुम्हारी जिंदगी को ही खत्म कर देगा वो, है ना। तो कहीं ना कहीं कभी उस सारे सिस्टम की जो जड़ता है, गतिहीनता है, भ्रष्टाचार, बेईमानी, उन सारे संदर्भों के सहारे ये सारी बातें हमारे सामने रखता हुआ नजर आ रहा है। और जब कवि उन सारे संदर्भों के सारे सारी बातें बता रहा है, तो उसका कहने का मतलब यही है कि जो तुम्हारे चेहरे को आज हरियाला करना चाहता है और तुम्हारे साथ एक चमकता हुआ भाईचारा दिखा रहा है, वो कोई सहज भाईचारा नहीं है, वो सिर्फ टेम्परेरी है।
उसे तुम्हारी जरूरत है इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, बाकी कोई वो बहुत ईमानदारी और महानता की बात नहीं कर रहा है। इसलिए कवि कह रहा है कि खबरदार, उसने तुम्हारे परिवार को नफरत के उस मुकाम पर ला खड़ा कर दिया है। उसने क्या किया है, तुम्हारे परिवार के मन में तुम्हारे प्रति नफरत पैदा की है कि ये बेईमान है और ये तुमको दुख और पीड़ाओं के संघर्ष में ले जाना चाहता है, क्योंकि तुम लड़ रहे हो उसके खिलाफ में। कि कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का भी तुम्हारे पड़ोसी का गला अचानक अपनी स्लेट से काट सकता है। क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार, आखिरकार, है ना। स्लेट से काट सकता है मतलब क्यों काट सकता है? क्योंकि उसके अधिकार की बात होगी, इसलिए वो हिंसा और अहिंसा के बीच के उस संदर्भ को ही बता रहा है। इसलिए बता रहा है वो क्योंकि तुमने इतनी नफरत भर दी है। तो उस नफरत के माध्यम से, उस घृणा के माध्यम से भी सत्य बता रहा है, और ये भी बता रहा है वो कि जो तुम्हारे साथ इतना सहज बन रहा है, इसलिए बन रहा है कि तुम्हें पूरी तरह से नेस्त नाबूद करना चाहता है। किसको? कि जो लोग लड़ना चाहते हैं, जो अपने अधिकार के लिए, आत्म संघर्ष के लिए, समाज की उस परिवर्तनकारी जिंदगी को बेहतर करने के लिए जो लड़ना चाहते हैं, उनके साथ क्या है, उनका वास्तविक कारण और उसका सहज मतलब क्या है। उन सारी चीजों को अगर आप समझेंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। और कविता इसलिए उस संदर्भ को बता रही कि आखिरकार क्या है। आखिर ये जो पोषम जो ब्लॉग है बहुत ही अच्छा ब्लॉग है, यहीं से मैं कविता पढ़ रहा हूँ। आप चाहें तो कविता यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। सुदामा पांडे, उन्होंने कहा ना कि धूमिल का पूरा नाम है, और ये नक्सलवाड़ी कविता है। और कहीं न कहीं मैंने कहा ना कि उन सारी चीजों को, मतलब उस सारी बात को बता रही। और इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया उन्होंने, गाली गलौज किया। मैंने कहा ना आपको, धूमिल कुछ इसी प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं हमेशा। तो धूमिल जब इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं तो उसके पीछे कहीं न कहीं वो कहीं न कहीं उस लोक टर्म को भी तुम्हारे पास ला रहे हैं ना। एक जो भाषा को लेकर जो शुचिता है, जो एलिट जो भाषा की बात होती है ना, अज्ञे की भाषा के बारे में एलिट कहा जाता है कि एलिट भाषा इस्तेमाल करते हैं वो, है ना। तो धूमिल इसलिए उस लोक शब्दावली, उन गालियों, उन सारी चीजों को ला करके कहीं न कहीं उस सहज जीवन की जो सहजता है उसको भी कविता में स्थान देते हैं। और उस कविता के पाठक को भी वहां से जोड़ रहे हैं कि देख, ये सब तो तेरे जीवन का हिस्सा है, फिर तू इनसे भागता क्यों है। तो स्ट्रक्चर और कंटेंट दोनों ही दृष्टियों से धूमिल डिफरेंट है। और वामपंथी थे तो जाहिर सी बात है वो हिंसा या उस क्रांति की बात बार बार उनकी कविताओं में आती है। अब उन सारी चीजों का कितना महत्व है कि नहीं, वो मैं नहीं जानता हूँ। समय बहुत बदल चुका है और लोकतंत्र किस तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा है, वो आप सब समझते हैं अच्छी तरह से। और लोकतांत्रिक मूल्यों को हमें कितना बचाना है और कितना हम बचा पा रहे हैं, उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन कितना दे पा रहे हैं, ये भी बहुत सारे सवाल हमारे सामने हैं। तो इस कविता में कुल मिलाकर यही बात है कि खबरदार, उसने तुम्हारे परिवार को नफरत के उस मुकाम पर ला खड़ा कर दिया है कि कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का भी तुम्हारे पड़ोसी का गला अचानक अपनी स्लेट से काट सकता है। क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार, आखिरकार, ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा, है ना। कह रहा है कि मैंने कहा ना कि इस प्रकार की नफरत बढ़ दी है कि आप कैसे हिंसा में उतर जाते हैं। तो हिंसा से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको कहीं कि उस समस्या की वास्तविकता को समझना होगा। और अगर आप हिंसा के रास्ते पर ही चल रहे हैं तो फिर अंततः हिंसा का उत्तर तो हिंसा ही होगा। और फिर हिंसा लोहा लोहे को काटेगा तो फिर आप क्या करेंगे? आप फिर आप इस समाज में शांति और इक्वलिटी का जो पूरा वैल्यू है, उस सिद्धांत को आप कैसे लागू करेंगे और नहीं लागू करेंगे। और कविता उन सारी चीजों के पक्ष में कितनी खड़ी है कि नहीं खड़ी है, ये सारे सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। और समकालीन कविता और समकालीन समय की जो तमाम विडंबनाएं हैं उनसे आप अच्छी तरह से परिचित हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज बहुत फास्ट हो गई है, और युवा पीढ़ी के पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। उन सारे रास्तों का वो इस्तेमाल करके किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, उन सारी चीजों को भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो के की हिंदी में आपका स्वागत है। फिर से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। और मैंने कहा ना कि मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हुए हैं, आप इत्मीनान से सुनिए और वीडियो हमेशा पूरा सुनिए और लगे रहिए। ठीक है, सुदामा पांडे की नक्सलवाड़ी कविता पूरी हो चुकी है, खत्म कर दी हमने। अब एक और कविता छोटी बची है उनकी, रोटी और संसद। हम छोटा वीडियो बनाएंगे 5 मिनट का, उसमें आपसे बातचीत करेंगे। ठीक। और धूमिल की भाषा मैंने आपको बताई दी, समझा दी। और उनका जन्म 1936 में हुआ था और 75 में उनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत कम समय, मात्र 38 साल जिए वो। जैसे भारतीय तो मात्र 35 साल जिए ना, वैसे ही।
तो जीवन, संदर्भ और समय में इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि रचनाकार को उस देश काल के आलोक में हम समझ सकें, उसकी रचना को समझ सकें। और नक्सलवाड़ी हमने बताया ना कि बंगाल में एक गाँव है, वहीं से मूवमेंट शुरू हुआ था। उस मूवमेंट के पीछे का उद्देश्य अच्छा था, लेकिन हिंसा के चलते वो किस प्रकार से भ्रष्ट हो गया या मतलब भटक गया अपने रास्ते से, या उसको उस तरह की जिस लक्ष्य की तरफ बढ़ना था वहां नहीं बढ़ पाया, और कैसे बंगाल को उस जमाने में पूरा हिंसा में चला गया और न जाने कितने युवा लोग मारे गए, नौजवान बच्चे मारे गए। तो उन सारी चीजों को समझने की आवश्यकता, और एजुकेशन जिसकी हम बार बार बात करते हैं, शिक्षा ही हमारे समाज को बदल सकती है। और हम शिक्षा के रास्ते पर चल करके समाज की जो पूरी दिशा है, दशा, उसको बदल सकते हैं, न कि हिंसा के रास्ते से बदल सकते हैं। तो उस वास्तविक स्थिति और वास्तविकता को भी हमें समझने की आवश्यकता है। अगर हम उस वास्तविकता को, उस वास्तविक स्थिति को समझ लेते हैं तो शायद बहुत सारी चीजें हम बदल सकते हैं, और हमारे पास बदलने के तमाम रास्ते भी समझिए कि एक के बाद एक बनते चले जाएंगे। तो उन रास्तों को बनाने के लिए, उन रास्तों की दुनिया को समझने के लिए एक कवि, एक कलाकार अपनी क्या भूमिका निभाता है, उसका क्या योगदान होता है, उसका संदर्भ क्या रहता है, उन सारी चीजों को भी हम इस कविता में समझ सकते हैं। और मैं यही कहूंगा कि आप पढ़िए और बार बार पढ़िए, सुनिए और बार बार सुनिए, और अभ्यास जारी रखिए और लगे रहिए, और गिव अप नहीं करना है।